नमस्कार, एसआर में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात स्पाइन और पेन कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज जैन से करवाने जा रहे हैं, जो दिल्ली से आए हैं। मैक्स हॉस्पिटल और बालाजी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पेन मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है डॉक्टर हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले पेन मैनेजमेंट की बात करें। लगातार आदमी पेन को इग्नोर करता है। पेन मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, पेन मैनेजमेंट ऐसा है, देखा गया है कि बहुत पेशेंट्स जो क्रॉनिक पेन जिनको है, आर्थराइटिस या स्पाइन पेन या स्लिप डिस्क या न्यूरोपैथिक पेन है या फॉर दैट मैटर लेटली कैंसर पेन है, वो सफ़र करते रहते हैं। जबकि इसका बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और आप पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो देयर इज नो मेरिट इन सफरिंग। जब उसका ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव है, तो उसको इलाज करवाएं, ठीक जिए, अच्छे जिए। और मैं तो कहता हूँ एक ज़िंदगी मिली है तो उसको पेन फ्री जिए, एंजॉय पेन फ्री लाइफ एज फार एज पॉसिबल। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ समय पहले तक इसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं थे, पर अब इंडिया में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है, एक सुपर स्पेशलिटी है बाय इटसेल्फ। और हम यही कहते हैं कि अगर आप जिस तन लागे वो तन जाने, अगर आपने पेन रिलीफ कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम कर लिया। दैट्स बीइंग रियली बीइंग ह्यूमन। आपने कहा, पेन मैनेजमेंट की बात कही, स्पाइन और पेन मैनेजमेंट को लेकर हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। पेन काफ़ी समय जब होता रहता है, आदमी उसको इग्नोर करता है, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, बहुत बार देखा गया और मैं बहुत ज़रूरी मैसेज पब्लिक को देना चाहूँगा कि जब किसी को पेन होता है और केमिस्ट के पास जाते हैं और भैया मुझे मेडिसिन दे दीजिए, और केमिस्ट जो भी पेन किलर है, वोवरॉन या कोई भी पेन किलर फॉर दैट मैटर है, वो पेशेंट को दे देते हैं। और इसमें देखा गया कि जो पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, एट होम मेडिकेशन कर रहे हैं, उसके बहुत सीरियस दुष्परिणाम हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनमें हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं और ब्लीडिंग अल्सर्स होते हैं, मैसिव ब्लीडिंग होती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा देखा गया कि जो हमारी डायलिसिस यूनिट्स हैं, 50% डायलिसिस यूनिट्स नेफ्रोपैथी से, एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी से भरी हुई हैं। जो लोग पेन किलर लेते हैं उनकी किडनी खराब हो जाती है, उससे वो सफ़र करते हैं। तो कोई पॉइंट नहीं है कि आप एनर्जेटिक ले रहे हैं, पेन किलर क्रॉनिक ले रहे हैं और अब किडनी का टेस्टिंग हम लोग देते हैं। क्रॉनिक आर्थराइटिस में कई बार पेन किलर देते हैं, पर हम उसको बड़े रेगुलरली किडनी चेकअप करते रहते हैं। किडनी में लोड होता है, मेडिसिन को चेंज करते हैं, मेडिसिन को वेरी करते हैं, या डोजेस को एडजस्ट करते हैं। और अगर फिर भी नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, पेन नहीं रिलीव होता, तो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ इंटरवेंशंस हैं जिससे हम पेन कम कर सकते हैं। तो कोई पॉइंट नहीं कि आप पेन किलर लेते रहे और सफ़र करते रहे। और पीछे देखा गया था कि पेन किलर से हार्ट में भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लगातार पेन किलर विदाउट डॉक्टर एडवाइस ले रहे हैं, वो ज़रूर अपने को रिस्क कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और है कि अगर आप क्रॉनिक पेन में चले गए हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। बहुत लोग देखते हैं कि दर्द है तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी के साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता, ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, उसको लीजिए। और अगर छोड़ते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो जो पेन है वो क्रॉनिफाई हो जाता है और वो सेंट्रलाइज हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे आप एक फिंगर में एक पेन है शुरू में, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है, ब्रेन में एक होता है। अगर आप 1 महीने के बाद होगा तो फिंगर में एक पेन हो रहा है, 1, आई एम गिविंग ए काउंट ऑफ इट, स्पाइनल कॉर्ड में 10, ब्रेन में 10 होता है। अगर 6 मंथ्स प्लस हो जाता है तो फिंगर में एक पेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड में 10 गुना है और ब्रेन में 100 गुना हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। पेन एम्पलीफाई, जैसे एम्पलीफायर होता है, साउंड बढ़ाता है लाउड स्पीकर के जैसे, ब्रेन लाउड स्पीकिंग करता है ब्रेन के अंदर, तो उसको नहीं होने देना। हमें पेन को टाइमली ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट आप करिए पर टाइमली भी ट्रीट कीजिए। अगर क्रॉनिफाई हो गया तो आप एक ही ट्रीट कर पा रहे हैं, पर 99 ब्रेन को इफेक्ट करता रहेगा। कोशिश करना चाहिए, टाइमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अवेलेबल है, मैसेज ये है कि अवेलेबल है, उसको लीजिए, उसको क्लेम कीजिए। और एक और बात है, WHO ने ऑलरेडी पेन को 5th वाइटल साइन डिक्लेयर किया है और ये वर्ल्ड ओवर नॉर्म्स है। अब यूएनए और ह्यूमन राइट कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि पेन रिलीफ इज इंपॉर्टेंट। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हम 4 वाइटल साइन को आज तक समझते रहे हैं, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। पेन को इंपॉर्टेंस नहीं देते रहे हैं। अब हर पेशेंट के पेन चार्टिंग होती है, क्योंकि अब समझा गया है कि पेन को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है और बहुत नुकसान देता है। पेशेंट की हीलिंग, किसी भी डिजीज के लिए ऑपरेशन हो, उसके रिपेयर में इफेक्ट करता है। तो पेन को बहुत सीरियसली लेकर उसको ट्रीट करना चाहिए। और आफ्टर ऑल पेन इज पेन, मतलब उसमें कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है कि पेन इज पेन, पेशेंट कहता है पेन है। दूसरी बात है, किसी पेशेंट का कितना ब्लड प्रेशर है, कितना शुगर है, पेशेंट को नहीं मालूम। आप बताते हैं आपका इतना ब्लड प्रेशर, इतना शुगर है। पेन तो समथिंग जो पेशेंट आपको बताता है। इट्स सच एन सब्जेक्टिव थिंग कि पेशेंट नहीं बोलेगा जी मुझे इतना पेन है, आपको पेशेंट के वर्ड्स को लेना होता है और उसको ट्रीट करना होता है, बिकॉज वो पेशेंट खुद सफर कर रहा है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेन को ट्रीट किया जाए। बाकी सब चीजें भी ट्रीट करें, पर पेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा एक उंगली से छोटे से दर्द की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद
आपके कंधे तक जाता है, स्पाइन तक जाता है, आगे बढ़ता जाता है और कंटिन्यूस दर्द होता है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि दर्द अगर कहीं है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। साथ ही आपने कहा कि पेन किलर विदाउट डॉक्टर्स के सलाह के बिना लेना नहीं चाहिए। तो अब कई बार लंबे समय से जो पेन किलर लेते आ रहे हैं, साथ में उनकी किडनी भी ख़राब होती है, बाकी बॉडीज़ पर भी इम्पेक्ट आता है, आपने कहा हार्ट पर भी इम्पेक्ट आता है। तो क्या पेन रिलीफ के लिए आपके पास क्या टेक्निक है जिसकी वजह से जो आप पेन किलर देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं, वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? देखिए, ऐसा देखा गया है कोई भी पेन बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक है, जिसको 1 महीने से ऊपर आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने जितने भी मोडालिटीज हैं, मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी, आपने सब ट्रीटमेंट कर लिया और उसका अगर एडिक्वेट रिस्पांस नहीं आ रहा और पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो उसको अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के बजाय इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। मैं इसकी बहुत क्लियर साइमली देता हूँ। जैसे पहले हार्ट प्रॉब्लम होती थी, पेशेंट मेडिसिन लेते थे, लाइफस्टाइल वेरिएशन करते थे, ठीक हो गया, अगर उससे रिलीफ नहीं हो रहा तो अब उसको एंजियोग्राफी करते हैं, चेक करते हैं ब्लॉक्स है क्या है, टेस्टिंग करते हैं, और अगर आपको एंजियोग्राफी से मैनेज हो रहा है वेरी गुड, नहीं तो वो बाईपास सर्जरी करते हैं। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले सिर्फ बाईपास सर्जरी अवेलेबल थी, पर अब एंजियोग्राफी आ गई है, बहुत कंफर्टेबल, स्टेबल, इजी ट्रीटमेंट है और पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, क्योर भी है, रेट भी अच्छा है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन, मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो हम कोशिश ये रहती है, हालांकि लेटली स्पीकिंग कार्डिक बाईपास सर्जरी भी बहुत अच्छी बीटिंग हार्ट के साथ स्टेबलाइज हो गई है, एडवांसमेंट हो रहे हैं साइंस के साथ। सेम वे पेन में जब आपको 1 महीने से ऊपर हो गया और रिस्पांस नहीं है तो हम उसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के लिए सोच लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे किसी को स्पाइन प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क है, पहले सिर्फ ओपन सर्जरी होती थी, फ्रैक्चर स्पाइन है सिर्फ ओपन सर्जरी होती थी, पर आजकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट स्लिप डिस्क के लिए या फ्रैक्चर स्पाइन के अवेलेबल हो गए हैं। आप निडल ट्रीटमेंट से उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लेजर ट्रीटमेंट कह सकते हैं। उन निडल से ही सब ठीक हो जाता है, तो उसके लिए ऑपरेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा देखा गया है कि आपको ऑलमोस्ट 85% पेन स्पाइन का होता है लाइफ टाइम में, ऑल पॉपुलेशन, उसमें 5-10% सीरियस ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है, सीरियस पेन होता है, उसमें पहले सिर्फ सर्जरी होती थी, अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गया। आप ये समझिए कि अल्टीमेटली 1 या 2% पेशेंट को ही सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, बाकी 10-15 पेशेंट इंटरवेंशन से ठीक हो जाएंगे और 85% मेडिसिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए अब जरूरत नहीं है कि सब पेशेंट को सर्जरी किया जाए। जो कुछ पेशेंट जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रेशर है, पैरालिसिस हो रहा है, उनके लिए जरूर सर्जरी इंडिकेटेड है, बट अदरवाइज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है, तो पेशेंट को एंजॉय करना चाहिए। इतनी साइंटिफिक एडवांस हो रही है तो उससे ट्रीटमेंट मिलता है, तो ठीक होना चाहिए पेशेंट को। आपने पेन मैनेजमेंट को लेकर बात कही, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, उसको लेकर कोई मैनेजमेंट आपके पास है? देखिए, इसको बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। वो प्रिएम्प्टिव एनेस्थीसिया से शुरू हो जाता है, ऑपरेशन से पहले ही कुछ मेडिसिन आप शुरू कर देते हैं कि पेशेंट को बाद में पेन ना हो। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि बहुत पेशेंट जिनको सिजेरियन सेक्शन या हर्निया सर्जरीज हो रही हैं या थोरैकोटॉमीज हो रही हैं, चेस्ट सर्जरीज हो रही हैं, उनको लॉन्ग टर्म पेन इश्यूज रहते हैं, जिसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहा जाता है और लॉन्ग टर्म चलता है सर्जिकल पेन। इसके लिए अब ये रियलाइज किया गया, अगर आपने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए हैं, उसका कुछ रीजनल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स लगा दिए हैं या पेन को ट्रीट कर दिया, पेन को होने नहीं दिया, यह सब देखा गया। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि पेन को आपने चांस दे दिया तो अपनी जड़ें जमा लेता है, जब वो जड़ें जमा लेता है तो फिर बड़ा होता चला जाता है, वो पेन होता है पेशेंट को, तो उसको जड़ नहीं जमाने देना, इसलिए अर्ली ट्रीट करना जरूरी है। इसलिए पेरी ऑपरेटिव एनेस्थीसिया इट्स अ बिग फील्ड, इसको एक्यूट पेन मैनेजमेंट बोलते हैं। एक्यूट पेन मैनेजमेंट सर्विसेज भी वर्ल्ड ओवर हैं, इंडिया में भी स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप उनको इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं, पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव पेन नहीं होने देते, तो पेन पैर ही नहीं जमा पाता, तो इसलिए उसको इंपॉर्टेंट है ट्रीट करना। और दूसरा है कि सर्जिकल आउटकम में बहुत फर्क पड़ता है पेन मैनेजमेंट से। अगर आपने अच्छा पेन मैनेजमेंट किया तो सर्जिकल आउटकम भी उतना अच्छा होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली है ही है, अच्छा है। और एक बहुत अच्छी चीज होगी अर्ली रिकवरी एंड अर्ली गोइंग बैक होम। अगर आपने ठीक कर लिया टाइम से, पेन नहीं होने दिया, पेशेंट घर भी जल्दी चलते हैं। इसलिए डे केयर सर्जरी जितनी आ गई हैं या 1 डे ओवरनाइट स्टे सर्जरीज हो गई, इनका मेन क्रक्स है कि आप पेन मैनेजमेंट कर लिए, सर्जरी तो वही है और आपकी सर्जिकल एडवांसेस हो गया। पेन मैनेजमेंट का इशू था, लोग पेशेंट घर नहीं जाते थे, पेन होगा, आप पेन फ्री कर देते हैं तो पेशेंट कैन गो बैक होम और रिस्पॉन्सेज भी अच्छे हैं। अभी जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि प्री, तो आपने बताया कि स्टार्ट के सर्जरी के पहले से ही मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में कई बार पेशेंट्स को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, और मान लीजिए बाईपास सर्जरी अगर पेशेंट की गई है तो या कोई हिप जॉइंट, नी जॉइंट या अन्य कोई पेट की सर्जरी की जाती है तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन की शिकायत पेशेंट ज़्यादा करता है। हालांकि आपने बात सही कही कि दोनों ही स्थिति में मैनेजमेंट किया जाता है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्निक है जिससे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के पेन को एकदम मिनिमाइज़ किया जा सकता है?
एक स्टडी किया गया वर्ल्ड ओवर, जिसमें देखा गया, उन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पेशेंट्स से इंटरव्यू किया कि आपको सर्जरी का सबसे बड़ा फियर क्या है। तो पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स बोला हमें हमारा सबसे बड़ा फियर है पेन। सर्जरी से नहीं डर है, पेन से डर लगता है हमको, सर्जरी से कोई डर नहीं लगता। तो वो सर्जरी एज इट इज एनेस्थीसिया में की जाती है, तो बोला पेन का इश्यू है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फियर को कम किया जाए। बहुत लोग सर्जरी को अवॉइड भी इसी रीजन से करते हैं कि पेन होगा बहुत पोस्ट सर्जिकली। तो आजकल जैसे मैंने कहा मोडालिटीज आ गई हैं, एपिड्यूरल कैथेटर्स आ गए हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन्स आ गए हैं, दी पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया पंप्स आ गए हैं, और ड्रग्स भी एडवांसेस हो गई हैं बहुत अच्छी। पहले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता था, अब नहीं होता है इतना, और पेन रिलीफ भी अच्छा है। ये सब काम हम बोलते हैं इसे कंबाइंड अप्रोच करते हैं, जैसे हम बैलेंस अप्रोच करते हैं, बैलेंस एनाल्जेसिया, और प्री ऑपरेटिव शुरू कर देते हैं। तो जब हम प्री ऑपरेटिव शुरू करके कंबाइंड अप्रोच यूज करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया प्लस मेडिसिन, तो रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता। कुछ कैथेटर्स को जैसे देखा गया है कि पेशेंट्स के साथ ही, जैसे नी रिप्लेसमेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में या हिप में है, तो कुछ कैथेटर्स को पेशेंट्स के साथ घर भेज देते हैं, उसको बाद में निकाल दिया जाता है, लोकल कैथेटर्स, वुंड कैथेटर्स एंड ऑल। हालांकि इन्फेक्शन का इशू इंडिया में रहेगा, बट फिर भी एक एनेस्थीसिया के लिए अच्छी टेक्निक है। तो कंबाइन करके इसलिए ये सब सर्जरीज, डे केयर और इवन नेक्स्ट डे डिस्चार्ज पॉसिबल हो गए, और पेन रिलीफ अच्छा है। पेशेंट्स को अब वो डरने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन होगा, पेन होगा, उसकी अब जरूरत नहीं रह गई है। आमतौर पर दिखाया जाता है कि जब पेशेंट दर्द की शिकायत करता है तो उसको पेन किलर दे दिया जाता है, और जैसा आपने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा है कि पेन किलर से नुकसान काफ़ी होते हैं, पेशेंट को साइड इफेक्ट होते हैं लंबे समय से पेन किलर लेने में। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जब सर्जरी का, आपने ये बात भी बहुत अच्छी उठाई और अच्छे से कही कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत जब होती है वो दर्द की होती है, सर्जरी से नहीं डरता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सजेस्ट करते हैं, और जो डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करते हैं उनके साथ और पेशेंट को क्या सलाह देते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सर्जरी एडवांसेस हो रही हैं एनेस्थीसिया के साथ साथ, तो इसमें एनेस्थीसिया का इंटीग्रल कंपोनेंट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट जैसे अभी मैंने कहा, एक एक्यूट पेन मैनेजमेंट है पेरी ऑपरेटिव, एक है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटीज हो गई हैं, वो सेपरेट क्लिनिक, पेन क्लिनिक्स हैं। और जैसे कहा कि वर्ल्ड ओवर इंपॉर्टेंट है कि पेन रिलीफ इज ह्यूमन राइट, ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है, पेन फ्री लाइफ जीना आपका हक है। और मैं कई बार कहता हूँ बर्थ इज माई फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, सो पेन रिलीफ इज माई ह्यूमन राइट। उस इश्यू को लेके अब पेन क्लिनिक्स की इंपॉर्टेंस है। कोई भी हॉस्पिटल की लाइसेंसिंग होगी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जब तक उसमें पेन क्लिनिक नहीं होगा उसकी लाइसेंसिंग नहीं होगी। लाइसेंस के लिए पेन क्लिनिक होना मस्ट हो गया है। NABH एक्रेडिटेशन उस हॉस्पिटल को तभी मिलेगा जब उसके पास पेन क्लिनिक होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं पेन क्लिनिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि पेशेंट का मोस्ट सब्जेक्टिव सिम्टम पेन है। इसी को मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लेना चाहूंगा, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, एडवांस कैंसर होता है, बहुत बार सब ट्रीटमेंट कर लिया आपने, सर्जरी, कीमो, रेडियो सब कर लिया, पेशेंट को रिलीफ नहीं है, पेशेंट हैज टू डाई। इट इज रिटर्न कि हाँ अभी डेस्टिनी फिक्स है, पेशेंट को 1 या 2 महीने बचे हैं। तो ये देखा कि जितने भी एडवांस कैंसर्स हैं उसमें 80-85% पेशेंट्स को बहुत सीरियस पेन होता है और अनटॉलरेबल पेन होता है। उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, पहले नहीं थे, पेशेंट सफर करता था, रिलेटिव्स भी क्राई करते थे, और हम वी आर ओनली सिंपैथी टू डू। नो, वी डोंट हैव टू सिंपैथाइज, वी कैन ट्रीट दीज पेशेंट्स। सिंपैथी की जरूरत नहीं है उनको ट्रीट करें, इफेक्टिवली ट्रीट करें और उनको ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। पहले हमारे पास जो मेडिसिन थी उसमें सिडेशन, इतना हैवी सिडेशन था कि पेशेंट का मेडिसिन थी, सारा दिन बेहोश पड़ा है। अब पेशेंट को जो डेथ से पहले डिस्कनेक्ट हो जाता था फैमिली से, 1-1 महीना पहले से उनको मेडिसिन स्टार्ट कर देते, पेशेंट से 1 महीने से बात नहीं हुई, रिलेटिव्स कहते डॉक्टर साहब 1 महीने से बात नहीं हुई, पेशेंट तो सो ही रहा है, बात क्या करें हम। नाउ यू कैन ट्रीट दिस पेशेंट, दीज पेशेंट्स, और इनका पेन ठीक कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे बहुत इफेक्टिव इंजेक्शन आ गए हैं कि आप उससे इंजेक्शन लगा के पेशेंट का पेन ब्लॉक कर देते हैं, पेशेंट वही चल रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि पेशेंट्स के पेन रिलीफ हुआ, जैसे कार्सिनोमा लंग था, लंग का कैंसर था, और पेशेंट को पेन रिलीफ किया, तो पेशेंट का पेन रिलीफ का फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर साहब मेरा CT स्कैन रिपीट कराइए। वही पूछा क्यों स्वामी साहब क्यों? मिस्टर स्वामी बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट को लगता है उसका कैंसर ठीक हो गया। अब ये हम अलग बात है कि उसका कैंसर अपनी जगह है, वो ट्रीटमेंट अपनी जगह है, हमने सिर्फ उसका पेन रिलीफ किया, तो पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एटलीस्ट पेशेंट इज बैक टू लाइफ, अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन पास कर सकता है। और एडवांस कैंसर में मोस्टली पेशेंट हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं महीना, लास्ट के 1-2 महीने मतलब घर भी नहीं जा सकते, इतना पेन है, मैनेज भी करना मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट जैसे आप इन लोगों का पेन मैनेज करते हैं, दे वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स। वो लोग अब चाहते हैं हम अपने गांव जाना चाहेंगे, अपने घर में, अपनी फैमिली में जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी मच लॉजिकल, वेरी मच राइट। आपको पेन रिलीफ हो गया, वो घर जाना चाहेंगे, हॉस्पिटल केयर की जरूरत होगी तो हॉस्पिटल में आते हैं, अदरवाइज वो हॉस्पिटल ही पड़े रहते थे हर टाइम। और पेन में मतलब द वर्स्ट पार्ट इज पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ से ये इफेक्टिवली पॉसिबल हो गया है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग की लाइफ अच्छी जिए, लंबी जिए,
पर जो लिखा है वो एटलीस्ट क्वालिटी लाइफ होना चाहिए. When we can't add days to life, at least we start adding life to days. That's the whole idea. पेन कंसल्टेंट की कमी है देश में, ऐसा माना जाता है, और उसको लेकर क्या कहते हैं? क्या इस फील्ड को अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा? जैसा आपने कहा कि अब हॉस्पिटल के लाइसेंस में पेन क्लिनिक का होना ज़रूरी है, इसको लेकर क्या कहते हैं? आप इसकी वर्किंग बॉडी से भी जुड़े रहे हैं. हाँ, नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मैनी वर्ल्ड फोरम्स. मैं 2005 वाज इन ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, 2008 ग्लासगो, 10 आई वाज इन मॉन्ट्रियल, 12 आई वाज इन मियामी, 14 आई वाज इन नीदरलैंड्स. वर्ल्ड कांग्रेसेस जितनी भी हैं लास्ट 5 आई हैव अटेंडेड ऑल ऑफ देम. वो हम इंडिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर. एक अच्छा है कि एक बात समझ आनी शुरू होगी लोगों को कि पेन मैनेजमेंट हो सकता है, पेन का ट्रीटमेंट हो सकता है. जब नहीं था तो नहीं था, जब है तो उसको हम क्यों नहीं उसको यूज़ करें, उसको एक्सप्लॉइट करें. द आइडिया इज़ कि पहले लोग इतना डिमांडिंग नहीं थे. जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, कुछ लोग था सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते रहते थे, इसको बियर करना है, कुछ हो तो सकता नहीं है, अब इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा. अब वो बात नहीं रही है. लोग डिमांडिंग हो गए हैं. लोग चाहते हैं कि उनको पेन फ्री लाइफ जीना है, क्वालिटी लाइफ लीड करना चाहते हैं. तो उसके लिए जब उनको पेन फ्री कर सकते हैं तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं. जैसे ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, बहुत सिंपल एग्जांपल है. पहले ऑस्टियोपोरोसिस होती थी, 80-90 ईयर्स में फ्रैक्चर हो जाता था. बहुत पुराना एग्जांपल देता हूं, हिप में फ्रैक्चर होते थे, लोगों को टांग बांध के 6 महीने लिटा दिया जाता था. जो बच गया उस 6 महीने में वो जी गया, जो नहीं बचा वो चला गया ओल्ड एज में. अब क्या है, आप हिप में आप प्लेट डालते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट चलते हैं, रॉड प्लेट प्रोसेसेस करते हैं, नेक्स्ट डे चले पेशेंट. सेम वे स्पाइन फ्रैक्चर में ऐसा होता था कि जिसको स्पाइन फ्रैक्चर 3 महीने के लिए डाल दीजिए, जो ठीक हो गया. अब ओल्ड एज में 3 महीने आप इसी पेशेंट को बिस्तर में डाल दे तो वो डिटोरेट ही होता है, अच्छा होना पॉसिबल ही नहीं है. कि ऑस्टियोपोरोसिस की बढ़ती है और 1 से 2, 2 से 3, मैंने 6 फ्रैक्चर होते देखे हैं. और एक पेशेंट में 6 फ्रैक्चर थे, मैंने उनको सीमेंट किया, विच वॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड. 2010 में आई डिड इट. 2012 में मियामी मैंने प्रेजेंट किया था उस केस को. वो 6 लेवल एक साथ किसी ने उससे पहले नहीं किए थे. तो ऐसा देखा गया है कि जब उनको ट्रीट करते हैं उसके बाद तो पेशेंट तीसरे दिन चल रहा है. दिस पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 6 फ्रैक्चर, जबकि 3 महीने से बिस्तर में था. अदरवाइज किसी को फ्रैक्चर हो तो एक क्विक ट्रीटमेंट हमारे पास लाएं. आप उसको निडल डाल के सीमेंट डालते हैं, जैसे हम नॉर्मली सीमेंट कहते हैं, सीमेंट डालते हैं, बोन सीमेंट, और विद इन 10 मिनट्स हार्ड हो जाता है और पेशेंट वॉक्स बैक होम. पेशेंट हमारी ट्रॉली से चल के जाता है. जो पेशेंट स्ट्रेचर से टेबल पे टर्न होकर लेट नहीं पाता, मतलब लेटे लेटे टर्न नहीं कर पाता, वो पेशेंट चल के चला जाता है आधे घंटे के अंदर. तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है. इशू है कि कितने लोगों को अवेलेबिलिटी है. इसके लिए हम ट्रेनिंग डॉक्टर्स आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, मेरे पास डॉक्टर आते हैं, इंडिया के डॉक्टर्स भी आते हैं. एवरी 6 मंथ्स 4 to 6 मंथ्स मैं एक ट्रेनिंग कोर्स करता हूँ, जो लोग सीख के जाते हैं. मेरा एक पैशन है या मेरा एक मिशन है कि अच्छा जो मैं अच्छा कर सकता हूँ मैं करूँ, बाकी लोग भी लगें. एक अकेले से नहीं हो सकता, सब काम सबको मिल के करना होगा. तो आई एम ट्राइंग टू, जितने दिए जलेंगे उतनी रोशनी होगी. तो कोशिश यही है कि जितने लोग ठीक कर पाएँ, जितने लोग मिल के अच्छा कर पाएँ, करें. सही बात है, जितने दिए होंगी उतनी रोशनी होगी. डॉक्टर नीरज जैन इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि आने वाले समय में पेन कंसल्टेंट की संख्या देश में बढ़े. वे देश का रिप्रेजेंटेशन कई सारे दूसरे देशों में जाकर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में करते आए हैं. फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. तब तक बने रहिए SR टाइम के साथ. एक बार फिर आपका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीरज जैन से, जो दिल्ली से आए हैं, स्पाइन और पेन कंसल्टेंट हैं. डॉक्टर एक बार फिर आपका स्वागत है. डॉक्टर स्पाइन की मैं बात करना चाहता हूं. हमने पहले फेज में ब्रेक के पहले बात की थी पेन को लेकर, पेन मैनेजमेंट को लेकर बात की थी. स्पाइन पर काफ़ी सारी समस्याएं होती है और कई बार ये माना जाता है कि स्पाइन सर्जरी आदमी डर कर नहीं करवाता है कि इसके बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो क्या कहते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम्स को लेकर आप? देखिए, स्पाइन के बारे में मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहूँगा कि 85% ऑफ पॉपुलेशन को वर्ल्ड ओवर, यह नहीं इंडिया, वर्ल्ड ओवर बैक पेन कभी न कभी लाइफ टाइम में होगा. और एट गिवन टाइम 20% पॉपुलेशन को बैक पेन हो रहा होता है, जिसमें 5% सीरियस बैक पेन है, जिसको सीरियस बैक पेन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है.
ऑल्दो ये 24% पेशेंट्स को मोस्टली फिजियोथेरेपी या रेमेडीज से ट्रीटमेंट हो जाता है या जनरल फिजिशियंस ट्रीट कर लेते हैं, पर कुछ पेन ऐसे हैं जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसका ओपिनियन लेने की जरूरत है। बिकॉज इससे देखा गया अगर उसका नेग्लेक्ट करते हैं और बैक पेन, जैसे मैंने बहुत बार देखा, लोग कह रहे जी डॉक्टर साहब कुछ सालों से बैक पेन चल रहा था, हम ट्रीटमेंट ले रहे थे और अचानक ये पैर में आ गया, अब तो हिल भी नहीं सकते हैं, आप बिस्तर से हिल भी नहीं पाते हैं और शैटिक पेन जैसा हो गया हमको। वो टिपिकली क्या होता है कि आपको जब एक स्लिप डिस्क है, वो डिस्क वियर एंड टियर होती है, टियर हो रहा होता है, उस समय आपको बैक पेन चलता रहता है और आप उसका तो प्रॉपर केयर नहीं करते या इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं करते या प्रिकॉशंस लेते, लाइफस्टाइल वेरिएशंस नहीं करते या कुछ एक वीक का बेड रेस्ट नहीं अगर आप लेते हैं, तो कई बार देखा गया है कि वो बढ़ते हुए बर्स्ट हो जाती है डिस्क और जो उसका डिस्क का फ्रेगमेंट है वो शैटिक नर्व पे आके प्रेस करता है, जिसको आपको पैरों में दर्द आ जाता है, शैटिक पेन है। इसलिए इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है कि आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल वेरिएशन कर लिया, नहीं हुआ तो आप स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लें, ठीक करें। और जैसे मैंने पहले कहा, 1 महीने तक आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया, अगर उसमें रिस्पांस नहीं है तो ऑलवेज टेक ए स्पेशलिस्ट ओपिनियन कि हाँ ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, कोई चीज़ रह तो नहीं रही। इसमें कई बार MRI करने से ही पता लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, स्लिप डिस्क है या नहीं है। हालांकि बहुत से बैक पेन सिंपल बैक पेन होते हैं जिसको मोस्टली फिजियोथेरेपी या सिकाई करने से या कुछ मेडिसिन, लाइट मेडिसिन 1-2 वीक की या कुछ रेस्ट 1-2-3 दिन या मोस्ट 1 वीक, इससे ऊपर रेस्ट करना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। 1 वीक से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना चाहिए। बेल्ट भी कुछ दिन ही लगानी चाहिए, वो भी एक्यूट पेन, नहीं तो वो भी नहीं लगानी चाहिए, नुकसान देती है। हाँ, कुछ चीज़ें क्यों होती हैं और अवॉइड क्या करना चाहिए, आप आगे नहीं झुकें, वेट नहीं उठाएं, जंप रनिंग नहीं करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग नहीं करें, ये इंपॉर्टेंट है बैक पेन में। ये प्रिकॉशंस हैं जो नहीं है, जो डोंट हैं। जो डूज हैं उसमें है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करें, वीक में 1 या 2 बार 1-2 घंटे एक्सरसाइज करें या एवरीडे 5-10-15 मिनट की एक्सरसाइज डेली करें, जिससे बैक की मसल्स बिल्ड रहे, स्ट्रेंथन रहे, तो आपको बैक पेन कम होगा। इतना बैक पेन होने की एक रीज़न है, ऐसा देखा गया है कि हम 4 पाए थे, जैसे बंदर हमारे पूर्वज थे, हम उससे 2 पाए तो हो गए, पर हमारी अभी इवोल्यूशन है परफेक्ट नहीं हुई है, इसी बैक पेन का इशू है। और एक हमारे साथ जो प्रॉब्लम नहीं आ गई है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स थे, उनको ये प्रॉब्लम, नाना दादा आप समझ लीजिए, उनको ये प्रॉब्लम कम हुआ करती थी बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब हमारा सब काम लाइफस्टाइल वेरिएशन होने से ईजी हो गया है, ईजी गोइंग हो गया हर चीज़ में, रिमोट से काम लेते हैं, उठ के टीवी का स्विच ऑन नहीं करते या चैनल चेंज नहीं करते, ऑब्वियसली रिमोट से ही करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर भी जाना है तो हम पैदल नहीं जाते हैं, हम गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी में चाबी लगाते हैं, चलते हैं। और कहीं 1-2 स्टेयर चढ़ना है, 1-2 फ्लोर चढ़ना है तो हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, स्टेयर यूज़ नहीं करते। और वैसे भी वॉकिंग हैबिट्स नहीं रही हैं इजी गोइंग होने की वजह से, और हम टीवी के सामने ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे गेम्स ही है तो बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं सारा दिन, आउटडोर गेम्स कम हो गई हैं, तो फिजिकली एक्टिविटी कम होने से हमारे पास ये लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह आना शुरू हो गया। बैक पेन, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर आ गई, ऐसे हमारी बैक पेन ही लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और नेक पेन या ब्लैकबेरी थंब सिंड्रोम बोलते हैं या टेक्स नेक सिंड्रोम है, बहुत कॉमन हो गया। इसको हमें अपने टाइमली ट्रीटमेंट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लाइफस्टाइल वेरिएशंस करना चाहिए एंड लेट्स बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। जितना हम नेचुरल रहेंगे उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी। ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने पूछा कि पहले ट्रीटमेंट मेडिसिन से लेते थे और अब नहीं ठीक होता है तो क्या करना चाहिए। आजकल पहले सर्जरी हुआ करती थी, पर सर्जरी इतनी एडवांस मोडालिटी है और इतनी डिमांडिंग भी है ऑन पार्ट ऑफ सर्जन एंड पेशेंट कि उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी हैं, इश्यूज भी हैं बहुत, और अवॉइडेबल है। बेस्ट पार्ट इज अवॉइडेबल है। सर्जरी अवॉइड होती है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिसको हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट बोलते हैं, तो हमारी स्लिप डिस्क हो गई या फ्रैक्चर स्पाइन हो गया, ये सब हम सर्वाइकल हो, लंबर हो, इन सबका ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत अच्छा आ गया। तो अब या टेल बोन हो गई, तो इनका ट्रीटमेंट है हमारे पास। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सर्जरी के लिए डायरेक्ट जाएँ, पहले इन्हीं को ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं सक्सेस होता है तो डेफिनेटली सर्जरी ऑप्शन है ही है जो करना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो। आपने कहा कि बेल्ट जो है वो एक लंबे समय तक नहीं बांधा रखा जाना चाहिए, लेकिन कई बार देखने में आता है कि आमतौर पर जो पेशेंट जिनको बैकएक होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है, वो दोनों ही स्थिति में पेशेंट बेल्ट का या कॉलर पे जो गर्दन पर जो एक नी बेल्ट होता है उसका उपयोग करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या पेशेंट को कंटिन्यूस आगे संभावना उस पेन को बढ़ने की रहती है? देखिए, जैसे मैंने आपसे बयान किया है, जो क्रॉनिक पेन हो गया इसका मतलब उस पेशेंट को जो बेल्ट कंटिन्यूस पहन रहा है, इसका मतलब है वो ठीक नहीं हो रहा है। 1 मंथ का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, आपने 1 महीना बेल्ट पहन लिया, ठीक नहीं हुआ, आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना ही होगा। उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि वो पेन इनक्यूरेबल है और आप उस पेन के साथ जी रहे हैं, चल रहा है, जबकि हमारे पास उसकी डायग्नोसिस करके और उसका क्यूरेटिव मैनेजमेंट है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो क्यों फिर बेल्ट पहने।
दूसरा बेल्ट पहनने का जो 1 महीने के बाद एक काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, वो ये रहता है कि बेल्ट पहनने से आपकी मसल्स और वीक हो जाती हैं। ऐसा देखा गया अगर आप 1 महीने के बाद बेल्ट पहन रहे हैं तो आपकी मसल्स बाद में और वीक हो गई और जो हमारी मसल्स की जो सपोर्ट है वो चली जाती है। कुछ देर पहले मैंने कहा एक्सरसाइज दी बेस्ट ट्रीटमेंट पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पोस्चर कंट्रोल रखिए। हम लोग देखा है जो इजी गोइंग है, जो ऑफिस चेयर में बैठते हैं, जो लोग जो बॉस चेयर में बैठते हैं या लॉन्ग टर्म कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, वो पोस्चर को ध्यान नहीं रखते हैं। स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल बैग्स बच्चों के बहुत हैवी हो गए हैं, ये कुछ चीजें ऐसे इश्यूज हैं जो वी शुड एड्रेस सोशली ऑल्सो, इट्स नॉट मेडिकली, सोशली ऑल्सो दे शुड बी एड्रेस। अब क्या होता है कि पोस्चर और इस वजह से उनको बैक पेन कंटिन्यूसली चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा। हम जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करने से ये पेन कम हो जाते हैं। जितना हम बेल्ट लगाते हैं उतने मसल्स और वीक हो जाती हैं, तो ये एक्सरसाइज से नेगेटिव इफेक्ट हो गया। इसको आप एक्सरसाइज से ही मेकअप करेंगे और अदरवाइज बेल्ट 1 महीने तक अगर ठीक नहीं हो रहा तो इसको तो बेल्ट काम नहीं होगा और ये और वीक करेगा और स्ट्रक्चर को और खराब करेगा। कंसल्टेंट की ओपिनियन लीजिए, उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट कराएं। जरूरत नहीं है कि बेल्ट को लॉन्ग टर्म पहने। रेस्ट भी आप कहा गया कि 1 वीक तक, उसके बियॉन्ड रेस्ट करना बेकार है टोटली, चाहे बैक पेन हो या सर्वाइकल पेन हो। 1 वीक से ज्यादा अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो अपना ही नुकसान कर रहा है पेशेंट, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ट्रैक्शंस हैं, बेल्ट्स हैं, ये सब कुछ टाइम के लिए हेल्पफुल है एक्यूट फिनोमेना में। जैसे कुछ चोट लग गई या आपको एक्यूट फिनोमेना हो गया या वेट उठा लिया से दिक्कत हो गई या लॉन्ग ट्रैवल कर लिया तो कुछ दिन के लिए ठीक है, उसके बाद नहीं। और बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है और जैसे आपने कहा कि बहुत देर तक लोग बेल्ट पहनते हैं क्योंकि अब ये ट्रीटमेंट न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब जगह पहुंचे नहीं हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो जितने लोगों को पता लगेगा, जितने डॉक्टर्स इसको ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने कहा जितने डॉक्टर्स ट्रेन उसको ट्रीटमेंट को दे रहे हैं, वो सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं वो इंडिया ओवर, वर्ल्ड ओवर तो है ही, वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड में पुअर है। अब ये शुरू हो गया है, इंडिया में काफ़ी अच्छे सर्विसेज हैं। जैसे कुछ देर पहले का ट्रेनिंग कोर्सेज देखे और डॉक्टर्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो जितने डॉक्टर्स इसको सर्विसेज को देंगे, पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली उन लोगों को सफ़र करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। एक चीज़ महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब से बातचीत में आई है कि अगर आप लंबे समय से बेल्ट पहन रहे हैं तो ध्यान रखें वो कोई एक परमानेंट इलाज नहीं है, उससे आपकी नसें कमज़ोर होने की संभावना बनी रहती है, जैसा डॉक्टर ने बताया। साथ ही अगर आपको पेन है तो उसको प्रॉपर ढंग से स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसको क्लियर करवाएं, तो आपको फ़ायदा तुरंत पहुंचने की संभावना बनती है। डॉक्टर, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दर्द की काफ़ी समस्या होती है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपने कुछ प्लान, कुछ है ऐसी चीज़ जो वो पेशेंट कम से कम हेल्थी लाइफ तो जी पाए, दर्द रहित जीवन तो जी पाए जब तक जिए वो? बहुत ह्यूमन क्वेश्चन उठाया ये, बहुत आपने ऐसा देखा गया है कि जो जितने भी एडवांस कैंसर्स हैं, कोई भी कैंसर हो, जब एडवांस हो जाता है उस लास्ट 1-2-3 महीने की लाइफ बचती है, उसमें 80 to 85% पेशेंट्स को पेन इज द मेजर मोस्ट एंड समटाइम द ओनली इश्यू, कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेन ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त करना पड़ता है, उनकी बॉडी के साथ हो रहा है। जैसे मैंने कुछ का ब्लड प्रेशर, शुगर क्या चल रहा है नहीं पेशेंट को मालूम है, तो पेन ऐसे पेशेंट महसूस कर रहा है, ये ऐसी चीज़ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको पेन फ्री किया जाए। अच्छा, ये सब बहुत बार होता है कि पेशेंट को मालूम है कैंसर है, पेशेंट को ये भी मालूम है लाइफ लिमिटेड है, पर पेशेंट पेन को बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपन को एक छोटा मच्छर भी काटे तो हम कैसे उसमें पेन हो जाता है, और मच्छर भी जाए तो पेन चलता रहता है। तो बेचारे इतने पेन में तड़प रहे होते हैं जानने के बावजूद कि उनकी लाइफ लिमिटेड है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनके पास जो भी जितना टाइम बचा है हम उनको अच्छी क्वालिटी दें, हम उनको अच्छा सा लिविंग दें और उनकी फैमिली की क्वालिटी अच्छी करें। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो भी पहले की मेडिसिन थी, पेन किलर्स थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर थे, सेडेशन भी बहुत था, उनमें नींद भी बहुत आती थी, पेशेंट 7-7 दिन बेसुध पड़े रहते थे। जबकि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट से आप सिंगल इंजेक्शन से टोटल पेशेंट का पेन रिलीफ 3 months to 3 year के लिए रिलीफ कर सकते हैं। एक इंजेक्शन से 3 महीने से 3 पेशेंट का पेन कम हो जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ कर्ज के पेन कम कर देते हैं और पेशेंट अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम पास कर सकता है, तो अब मेरा ख्याल है इससे बड़ा आप इंसानियत का काम कोई नहीं है। और जहाँ तक हो सके करना चाहिए, अवेलेबल है ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट। और इसकी एक और बात है, हेड टू टो, सिर से लेकर पैर के लिए ये ट्रीटमेंट, कोई भी कैंसर हो बॉडी का, इसकी अवेलेबिलिटी है। चाहे मुंह का कैंसर है, चाहे सर्वाइकल कैंसर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, लंग का बहुत कॉमन है, इन सब के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर इस पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं और हम इसमें अच्छा ट्रीटमेंट से दे देते हैं। और जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, 1 life to live it पेन फ्री। और जब हम पेशेंट के दिन नहीं बढ़ा सकते, भाई उसकी लाइफ लिमिटेड है, तो व्हेन यू कांट ऐड डेज टू लाइफ, एटलीस्ट स्टार्ट एडिंग लाइफ टू डेज। हम वो दिन तो उसके अच्छे कर सकते हैं जितने उसके दिन बचे हैं। ये हमारी ड्यूटी है और हमारा पैशन है, और सब लोग की ये एक ह्यूमन ड्यूटी समझिए, इंसानियत का नाता समझें, ये ज़रूरी बनता है हम सब की तरफ से।
मैं मैसेज देना चाहूँगा जितने डॉक्टर्स हैं, जो लोग इसको रिलीफ दे सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। पेशेंट को पेन में पेशेंट से रोज दर्द से वो नहीं है, जिस दिन मौत आनी है उस रोज क्यों मरे पेशेंट। तो अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। हमारा वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी करने की है डॉक्टर नीरज जैन साहब से, और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी वास्ट फील्ड है कि हमारे लिए ये वक्त काफ़ी नहीं है। लेकिन फिलहाल वक्त हमें और आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।